90% बेट चाल कर रहे हैं। एक बच्चे ने फॉर्मल एजुकेशन की ही नहीं, जिस चीज में इंटरेस्ट था उसी को अपना करियर बनाया एंड दे आर मल्टी मिलियनर्स, मल्टी बिलियनियर्स। लाइफ में एक बार जरूर साइकोमेट्री टेस्ट कराएं, उसी से क्लियर होगा आपको किस लाइन में जाना चाहिए। नहीं तो वो 3 इडियट्स वाली बात हो जाती है कि फरहान बनना चाहता था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, पापा के कहने पर इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। 10th के बाद अगर किसी ने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर कर ली, ठीक है, तो कहीं ना कहीं +2 के बाद भी उनको फिर से कंफ्यूजन हो जाती है। 4 मेन ऑप्शंस होती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है ह्यूमैनिटीज से और कॉमर्स के बच्चों के लिए? इंजीनियरिंग में है तो कंप्यूटर साइंस, नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं है तो इलेक्ट्रिकल, नहीं तो मैकेनिकल। 3 में से एक चीज चुननी है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या खुद का काम। पेरेंट्स हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कब शुरू करें, राइट टाइम क्या है? 6th 7th 8th 9th 10th के जो बच्चे हैं उनको स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और थोड़ा सा न्यूज चैनल को सुनना। जज बनना बेटर है या IAS PCS बनना? अगर आपको फील्ड वर्क पसंद है, ठीक है, क्योंकि IAS को IPS को सारा दिन अपनी कुर्सी पर नहीं बैठना, फील्ड में जाना है। जबकि एक जज को सुबह अपनी कुर्सी पर बैठ जाना है और शाम तक अपनी कुर्सी पर बैठना है। आपके जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो क्या करें? जब तक आप जज बनने के लिए कैपेबल, एलिजिबल नहीं हुए हैं, तब तो सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट देने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ IT कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज, क्योंकि अगला जमाना IT का है, AI का है। सारे IAS PCS लग सकते हैं ऐसा तो नहीं है, तो बाकी के लिए क्या ऑप्शंस हैं? पंजाब के अंदर 7-8 हज़ार बच्चे फॉर्म भर रहे थे पिछली बार, ठीक है। जो 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं UPSC का, उसमें सही से तैयारी करने वाले 3000 या 4000 ही होते हैं। एक बच्चा शायद 7-8 साल का, उसका मन नहीं करता था पूरा अखबार पढ़ने का, पर उसको रोज वो अखबार पढ़ना पड़ा। उसके बाद उसे कारोबार शुरू किया और वो ऐसा हिट हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तक को पीछे छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ हर एक स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उनके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, या फिर पेरेंट्स के माइंड में होता है कि हमारा बच्चा क्या करेगा, क्या कुछ कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए हमने आज इनवाइट किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान मिस्टर सचिन गोयल जी को, जो कि पिछले 26 साल से IAS बना रहे हैं, PCS ऑफिसर बना रहे हैं या जजेस बना रहे हैं हमारे इंडिया के लिए। तो एक रियल गुरु को हमने इनवाइट किया है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान मिस्टर सचिन गोयल जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। तो डॉक्टर गोयल, 26 साल का एक्सपीरियंस, 2000 सन में आपने स्टार्ट किया, तो अब तक की जर्नी कैसी रही आपकी? जबरदस्त, आई एम एंजॉइंग, और मैंने स्टार्टिंग से एंजॉय किया। बल्कि मेरी एक फ्रेंड मुझे कल कह रही थी कि सचिन, अब से 25-30 साल पहले व्हाट वर यू, आज भी तुम वैसे ही हो। फ्रॉम डे वन मैंने अपना जो इंस्टीट्यूट का नाम कृष्णा जो रखा ना, वो इसी कारण से रखा कि जस्ट कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, और मजे मजे में काम करो, और बहुत मजा आ रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आई एम एंजॉइंग दिस कि ज्ञान लेते हैं, ज्ञान बांटते हैं, यही हमारा जीवन है। तो 1200 प्लस सिलेक्शंस आपने करवाई हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? जी, एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी एंड परसेवरेंस। बस यही कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा टाइम जो फिक्स्ड हो कि कम से कम इतना मैंने ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है, और परसेवरेंस ऐसा नहीं है कि पहली बार में रिजल्ट आना ही आना है, कई बार पहली नहीं, दूसरी, तीसरी, छोड़ना नहीं है। इतने लाखों स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ, पता नहीं कितनी ही यूनिवर्सिटीज़, कितनी ही कॉलेजेस हैं जिनसे हमारे MOUs हैं, हम जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चा बस इन 2 बातों पर पकड़ बैठ गया, कंसिस्टेंसी एंड परसेवरेंस, वो सारे सिलेक्टेड है। इतना सा फॉर्मूला है। और ऐसे ही 1100-1200 बच्चे यहाँ से IAS बन गए, IPS बन गए, जज बन गए, जज तो बन कितने ही, ठीक है जी। तो यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो सर, आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की? क्या था आपके माइंड में उस टाइम? ये भी एक बहुत ही रोचक किस्सा है। तो आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट एट दैट टाइम, ठीक है, अभी कॉलेज स्टार्ट ही हुआ था। तो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार, जैसे आप कॉलेज में पढ़ा देते हैं ना अपने यार दोस्तों को, तो हमने तो भाई तेरे से ही पढ़ना है, और हमने नहीं किसी कोचिंग में जाना, जिस कोचिंग में जाके देख लिया हमें मज़ा नहीं आ रहा, बट यू रियली टीच वेरी वेल। तो मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जगह नहीं थी कोई,
ठीक है, तो फिर अपने घर पे बात की, मम्मी ने कहा ठीक है अपने घर पे बुला लो, और इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मेरे कुछ दोस्त आए, फिर आगे उनके कुछ दोस्त आए, और मेरे मना करने के बावजूद भी वो कुछ पैसे देना स्टार्ट हो गए। ठीक है, वी आर रेडी टू पे प्लीज, कि आप डैडी टाइम देना शुरू कर दो। और पता भी नहीं चला कब ऐसे हजारों और कितने लाखों बच्चे जुड़ गए। कैसे ये एक पूरा इंस्टीट्यूट बन गया। हाँ, सिर्फ ऐसे बना जी। तो सर हमेशा जो एक दिक्कत होती है जब स्टूडेंट होता है 9th या 10th में, 10th पास करता है, उसके सामने ना मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, लेकिन पेरेंट्स होते हैं गाइड करने में समर्थ नहीं है वो, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरे पास हर साल बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, अपने दिल की आवाज़ सुनो सबसे पहले। दिल की बात सुनो। ठीक है, और अपने दिल की आवाज़ सुनो, जो आपका एम है आप उसको पकड़ो। कोई भी लाइन बुरी नहीं होती, पर अगर आप खुद एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ भेड़चाल मत करना। और बताना चाहूँगा 90% लोग भेड़चाल कर रहे हैं। 90% भेड़चाल कर रहे हैं ना कि मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। बड़े भाई ने नॉन मेडिकल लिया तो नॉन मेडिकल लेना। मम्मी हाँ, फैमिली का कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कई बार। फैमिली प्रेशर या भेड़चाल, ये दो चीज़ें चल रही है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सुनो अपने दिल की आवाज़। अगर आपका दिल कहता है मुझे ये काम करना है तो वही करो। मैं ऐसे ऐसे केसेस जानता हूँ, एक बच्चे ने फॉर्मल एजुकेशन की ही नहीं, लेकिन बस जो अपना जिस चीज़ में फ्लेयर था, जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, उसी को अपना करियर बनाया, एंड दे आर मल्टी मिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स। दुनिया में सब जानते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट्स ही राज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस कारण से दिल की आवाज़ सुनो। वट यू हैव फ्लेयर इन इट शुड बी योर करियर। तो जो दिल कहता है मुझे ये करना है वही करना है। अगर ये नहीं कर सकते, अगर दिल की आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसी समय किसी एक्सपर्ट को पकड़े। हम क्या करते हैं, एक प्रॉपरली बनाया हुआ एक सिस्टमेटिकली बनाया हुआ एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है। इसके अलावा IQ टेस्ट और स्कॉलरशिप टेस्ट भी हैं। वो साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया हुआ है। उसमें कई साइंटिस्ट का काम है, कई ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, डिपार्टमेंट HODs जिनका एजुकेशन फील्ड है और जिन्होंने प्रैक्टिकली एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत काम किया है। तो उस साइकोमेट्रिक टेस्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए। तो दिल की आवाज़ सुनो, नहीं तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कराओ। और ये मैं करता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ सब बच्चों के लिए। तो वहाँ से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमारे लिए कौन सा फील्ड सबसे बेस्ट है। यस, और हर बच्चे को, मैं सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सबको एडवाइस करूँगा, लाइफ में एक बार ज़रूर साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएं। उसी से क्लियर होगा आपको किस लाइन में जाना चाहिए। नहीं तो वो 3 इडियट्स वाली बात हो जाती है कि फरहान बनना चाहता था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, पापा के कहने पर इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। ना बच्चा इस तरफ का ना इस तरफ का। ऐसा ना, अपने दिल की आवाज़ सुनो। नहीं सुन सकते, साइकोमेट्रिक टेस्ट के द्वारा सुनो। पेरेंट्स कहें चलो तेरा साइकोमेट्रिक टेस्ट करें। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का ही देखा जाएगा। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को ही गाइड करना पड़ेगा कि दिल की आवाज़ तुम सुनो। हाँ, मोर देन 5000 बच्चे पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ आकर साइकोमेट्रिक टेस्ट अपना करवा चुके हैं, और फिर उन्हें डिसाइड किया कि 10th के बाद क्या लेना है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या साइंस। तो 10th के बाद अगर किसी ने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर कर ली, ठीक है, चल पड़े, तो कहीं ना कहीं +2 के बाद भी उनको फिर से कंफ्यूजन हो जाती है, वो ज़्यादा बड़ी कंफ्यूजन मानी जाती है, समझिए। तो उसको कैसे हैंडल करें? 10th के बाद की कंफ्यूजन ये होती है किस स्ट्रीम में जाना है, और 4 मेन ऑप्शंस होती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। +2 के बाद कंफ्यूजन ये होती है कि कॉमर्स तो ले लिया, पर कॉमर्स में भी आगे सब फील्ड हैं। आप CA करेंगे, CS या MBA, या किस तरफ को क्या जाएं +2 कॉमर्स के बाद, BCom या BCom LLB या BBA, तो बहुत कुछ हो सकता है, इवन कि BA भी हो सकती है। बिल्कुल, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो ये कंफ्यूजन +2 की है। तो +2 के बाद आप एक बार ज़रा अब सिस्टमेटिकली ये देखो ग्राफ क्या कह रहा है, सक्सेस रेट किस तरफ ज़्यादा है। नो डाउट रूल अभी भी वही है कि अपने दिल की आवाज़ सुनो। नहीं होता तो साइकोमेट्रिक टेस्ट इस स्टेज पे भी होता है। हम +2 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉपर तीनों चीज़ें रखते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट, IQ टेस्ट और स्कॉलरशिप टेस्ट। तो वो करना चाहिए, तो उससे कंफ्यूजन दूर हो जाती है और आप अपना सही फील्ड चूज कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है ह्यूमैनिटीज से और कॉमर्स के बच्चों के लिए?
देखिए, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मेडिकल वाले बच्चों का तो क्लियर है कि हमें एमबीबीएस में जाना है। जाने वहाँ नहीं होता तो उससे जुड़ी और चीज़ें, जैसे डेंटल हो गया, हाँ, ठीक है, या फिर फिजियोथेरेपी हो गया, होम्योथेरेपी, होम्योपैथी हो गया, ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसे ही इंजीनियरिंग काफ़ी हद तक क्लियर है कि हमें किस लाइन में जाना है। इंजीनियरिंग में है तो कंप्यूटर साइंस, नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं है तो इलेक्ट्रिकल, नहीं तो मैकेनिकल, सिविल तो एक बना हुआ है। पर कंफ्यूज्ड कौन है? ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले। कॉमर्स वाले। ठीक है जी। अब ह्यूमैनिटीज़ के लिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, एक सवाल अपने दिमाग में पहले पूछ लो कि 3 में से एक चीज़ चुननी है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या खुद का काम। ओके। क्लियर? खुद का काम यानी बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन। तो ऐसा कोर्स पकड़े जो कि आपके एम से मेल खाता है। क्लियर? तो गवर्नमेंट जॉब्स को मैं प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद एंट्री लेवल जॉब्स धड़ाधड़ खत्म हुई हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चे को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काम करना चाहिए हमेशा से। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन रही है, अब भी बेस्ट ऑप्शन है, और +1 से तैयारी शुरू करनी चाहिए। +1 से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, क्यों करनी चाहिए? एक बच्ची थी टीना डाबी, ठीक है, +1 में उसने पूरी यूपीएससी कोचिंग खत्म की, ठीक है। और फिर उसका रिवीजन 21 ईयर्स में ऑल इंडिया रैंक 1 बनी। क्या वो डीसी लग गई? कहाँ? बाड़मेर, राजस्थान। तो अभी अभी इतनी न्यूज़ में है, न्यूज़ उसको में काफी अवार्ड्स famous। मिल रहे हैं, ठीक है, वो सेलिब्रिटी आईएएस ऑफिसर है। तो मैं सबको ये सलाह दूंगा, +1 को संभालें। यानी कि +2 आप इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन +1 भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, वहीं से आपको तैयारी करनी पड़ती है। कई बार अक्सर यही होता है कि बच्चे 10th +2 के एग्जाम देते हैं और वो उनके माइंड में टेंशन नहीं होती करियर की, तो आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है। 10th क्लास बोर्ड की क्लास होती है। बोर्ड एग्जाम्स देकर बच्चा फ्री हुआ होता है और उसको लगता है अब जरा चिल करते हैं। और कुछ दिन चिल के जरूर होने चाहिए, पर लिमिट। ठीक है जी, लिमिट होनी चाहिए। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। और सच में 10th के बाद की जो छुट्टियां हैं यूटिलाइज होनी चाहिए। अब से कुछ समय पहले जैसे मैंने टीना डाबी वाली बात की, उसने 10th खत्म करते ही अपने करियर के बारे में बात की थी। तो हफ्ता एंजॉय कर लो और 1 हफ्ते के बाद करियर पे लगो। +1 सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम वैसे जनरल बात करें कि अगर किसी से पूछा जाए, कोई 40 साल का आदमी है, 50 साल का आदमी, कि +1 में कितने नंबर आए थे, किसी को याद ही नहीं है। किसी को याद ही नहीं है। +1 की मार्कशीट संभाली नहीं संभाली, कभी रिज्यूमे में लिखा कि +1 में कितने नंबर आए थे, कोई लिखता ही नहीं है। 10th में इतने नंबर है, +2 में इतने हैं। तो +1 की इंपॉर्टेंस कंपेरेटिवली कम है। मैं बताना चाहूँगा, ओपन स्कूलिंग वाले ऐड देते हैं, ठीक है, 7वीं 8वीं 9वीं फेल, 10वीं पास करो, 11th फेल, 12th पास करो। तो यानी कि +1 की इंपॉर्टेंस कंपेरेटिवली कम है। यही +1 यूटिलाइज कर लेनी चाहिए। जिसने +1 को संभाल लिया, उसने अपना जीवन संभाल लिया। सो आई वुड लाइक टू एडवाइस एवरी पेरेंट, एवरी स्टूडेंट, +1 को यूटिलाइज करें और लिमिट रखें कितना एंजॉय करना है आफ्टर द लास्ट बोर्ड एग्जाम। पेरेंट्स हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कब शुरू करें, राइट टाइम क्या है? जितनी जल्दी आप सिस्टमेटिकली तैयारी शुरू कर देंगे, उतना फायदे में रहोगे। अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, 6th 7th 8th 9th 10th के जो बच्चे हैं, उनको स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और थोड़ा सा न्यूज़ चैनल को सुनना, बस इतना काफ़ी है। अपनी एनसीईआरटी के बुक्स पर ध्यान दो, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, 6th से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर, और तो कुछ भी नहीं है। बहुत आसान होता है। क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स प्लस न्यूज़पेपर, दिस इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो क्लास 6 से स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, थोड़ा सा न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल, और सबसे मेन ध्यान किस पर देना चाहिए, एनसीईआरटीज। और फिर उसके बाद +1 में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। +1 में प्रॉपर चाहे कोचिंग पॉसिबल है तो वो भी कर देनी चाहिए, ठीक है, और +1 में ख़त्म कर देनी चाहिए तैयारी। उसके बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि 3-4 साल लगते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। तो दिस द राइट टाइम टू प्रिपेयर। ऐसे करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए। तो सर, जुडिशरी और सिविल सर्विस की तैयारी में क्या डिफरेंस है? देखिए,
ये बहुत से लॉ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं बताना चाहूँगा 5,000 से ज़्यादा बच्चों ने यही क्वेश्चन पूछा है जिन्होंने लॉ की है ओके। कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, जिसको हम एग्जेक्टिव साइड की प्रिपरेशन कहते हैं, वो और जुडिशियल साइड की यानी जुडिशरी की तैयारी में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क है? समझिए, लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो लॉ ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज में भी होते हैं और किस में होते हैं, जुडिशरी में भी, एक दो सब्जेक्ट को छोड़कर। और दूसरा, जुडिशियल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज दोनों में जनरल नॉलेज अच्छे से करनी होती है, बस यूपीएससी में गहराई में करना होता है और जुडिशरी में थोड़ा सा कम गहराई चाहिए, काफ़ी कम चाहिए रादर। भाषा पर पकड़ दोनों में चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी आपकी भाषा है। तो ऐसे राइटिंग दोनों में चाहिए। तो बेसिक स्किल्स सेम है और सब्जेक्ट्स का थोड़ा फ़र्क है। अब जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, अब सीपीसी के बाद जो सब्जेक्ट मैंने बोला सीआरपीसी, उसके बाद बीएनएसएस आ गया। ऐसे ही इंडियन एविडेंस की जगह बीएससी आ गया। ये जो प्रोसीजरल लॉज है ना, ये सिविल सर्विसेज के लॉ ऑप्शन में नहीं है। जीके कॉमन है, रीजनिंग कॉमन है, इंग्लिश कॉमन है, ठीक है, ऐसे राइटिंग कॉमन है। तो कुछ चीज़ें सेम है और थोड़ी सी फ़र्क भी हैं, ये डिफरेंस है। ओके। तो जज बनना बेटर है या आईएएस पीसीएस बनना? देखिए, यहाँ पर भी आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, आपको क्या ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अगर आपको फील्ड वर्क पसंद है, ठीक है, क्योंकि आईएएस को, आईपीएस को सारा दिन अपनी कुर्सी पर नहीं बैठना, फील्ड में जाना है। जबकि एक जज को सुबह अपनी कुर्सी पर बैठ जाना है और शाम तक अपनी कुर्सी पर बैठना है। और ये वही बात है कि कैपिटलिज्म बेटर है या सोशलिज्म। कुछ फ़ायदे कैपिटलिज्म के हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे सोशलिज्म के हैं तो कुछ नुकसान भी है। ठीक ऐसे इसमें है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, दोनों ही क्लास 1 ऑफिसर्स हैं। लेकिन जो लोग दोनों का मज़ा चख चुके हैं वो एग्जीक्यूटिव को बेटर मानते हैं एज़ कम्पेयर टू जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी के अंदर आपका एम्बिट कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, जबकि जो सिविल सर्विसेज है उसमें एम्बिट बहुत बड़ा होता है। तो इस कारण से मैं भी ये मानता हूँ कि सिविल सर्विसेज इज़ बेटर देन जुडिशियल सर्विसेज, और ख़ास करके जो अभी अभी ये राइडर आया है 3 years का राइडर, उसके बाद से तो सिविल सर्विसेज इज़ बेटर देन जुडिशियल सर्विसेज। ये जो भी आपने बोला 3 years का राइडर, ये क्या है? दिल टूटे हैं बहुत से लॉ स्टूडेंट्स के। हाँ, दिल टूट गया। हुआ क्या, क्योंकि पहले हुआ यह था कि 3 साल का राइडर पहले भी होता था। पहले भी लॉ करने के बाद मिनिमम 3 साल प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती थी, उसके बाद ही आप जुडिशरी एग्ज़ाम दे सकते थे। मगर ये रूल चेंज हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद सीधा ही लॉ करो और जज बनो, ये रूल आ गया था। ये लगभग 2002-3 के आसपास की बात है। ठीक है, फिर हुआ ये कि कई ऐसे लोग जज बन गए जिनको समाज का कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने भी कोर्ट की शक्ल नहीं देखी थी, कैपेबल नहीं थे। वो कैपेबल, उनको लॉ की समझ थी। ठीक है, उनको किताबों में क्या लिखा है वो रट्टा लगा हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं थी। प्रैक्टिकली लॉ कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्राइम, उन्होंने आज तक कभी किसी क्रिमिनल से बात ही नहीं की थी। लेकिन जब आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं तो क्रिमिनल्स के केस भी आप लड़ रहे हो। ठीक है जी, और क्रिमिनल्स का बिहेवियर देख रहे हो, कैसे एक इंसान क्रिमिनल बना वो देख रहे हो। ठीक है, कैसे भाइयों की लड़ाई होती है प्रॉपर्टी के लिए वो देख चुके होते हो। तो आपने प्रैक्टिकली सब कुछ देखा हुआ होता है, तो आप थ्योरेटिकल जज नहीं बल्कि प्रैक्टिकली एक अच्छे जज बनते हो। तो यूं देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल निकाला तो अच्छा निकाला, पर हर चीज़ के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। नुकसान हुआ खास करके गर्ल्स, जो गर्ल्स लॉ कर रही हैं उनकी लॉ कब खत्म होती है, 23-24 की उम्र में। अब उसके बाद रूल आ गया कि 3 साल प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप जुडिशरी एग्जाम देंगे, तो एज क्या हो जाएगी 26 या 27। और उसके बाद कौन सा नोटिफिकेशन फॉर द एग्जाम आई खड़ी है, क्या उसका 1 साल 2 साल या मे बी 3 साल बाद जज बने, तो क्या 29, 30, 31 में जज बनेंगे? और क्या उसके बाद मैरिज करेंगे, उससे पहले मैरिज करेंगे? अगर पहले मैरिज कर ली, मान लो हस्बैंड एडवोकेट है और वाइफ जज बन गई, ठीक है, अब उसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। हर 3 साल के बाद ट्रांसफर हो जानी है। तो क्या जहाँ जहाँ वाइफ की पोस्टिंग होगी, हस्बैंड अपनी प्रैक्टिस छोड़ के वहाँ जाके प्रैक्टिस करना शुरू करेगा और वहाँ थोड़ी सी जमेगी प्रैक्टिस, फिर चेंज करेगा। तो ये इसका एक कौन है, इवन कि बॉयज़ के लिए भी ये कुछ डिसहार्टनिंग रहा है। तो फ़ायदा ये है कि देश को ज़्यादा अच्छे और प्रैक्टिकल जजेस मिलेंगे।
ठीक है, और इसके नुकसान ये है, अब क्रीम जो है ना वो जुडिशरी के बारे में सोच ही नहीं रही, और गर्ल्स खास करके डिसऑर्डर होगी, वो भी अब जुडिशरी और कम सोच रही है कंपैरेटिवली। तो ये एक नुकसान भी हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है और इस पर वो गौर कर रहे हैं। अभी भी ये मामला विचाराधीन है, पर हाँ ये बताना चाहूँगा 3 साल का रेडर इस टाइम अप्लाई हो चुका है। तो आपके जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो क्या करें? वो 3 साल या 5 साल के जो भी लॉ की डिग्री कर रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं, तो उनके सामने नेक्स्ट क्या रहेगा? मेरे हिसाब से अब क्या करना चाहिए, ठीक है, देखिए, ऑन एन एवरेज हर किसी को जज बनने में 3-4 साल की मेहनत लगी है। तो जाहिर सी बात है, होना तो ये चाहिए था कि जब लॉ कर रहे थे उस समय तैयारी कर लेनी चाहिए। एक बच्चे को 3 ईयर लॉ, 5 ईयर लॉ कुछ भी कर रहा है तो दोनों तैयारियां, सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, इजीली मैनेजेबल होता है, वेरी इजी टू मैनेज होता है। और जब तक आप जज बनने के लिए कैपेबल, एलिजिबल नहीं हुए हैं, तब तो सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट देने चाहिए और साथ साथ LLM कर लेनी चाहिए, ठीक है। इवन कि आप क्लैट पीजी यानी कि LLM एंट्रेंस ऑफ क्लैट एग्जाम देके जज, एडवोकेट जनरल भी बन जाते हैं। मैं ये सबको गाइड करता हूँ, रादर मैं इंटर्नशिप ऑफर करता हूँ। अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है जो लॉ कर रहा है, वो मेरे पास आ जाए, ठीक है, मेरे पास इंटर्नशिप करे, डे 1 से पेड इंटर्नशिप, हम उनको पैसे देंगे, कोई और नहीं दे रहा, ठीक है, कोई और नहीं दे रहा, ठीक है। सेकंड, LLM कराएंगे, ठीक है, और बहुत इजीली हम LLM कराते हैं, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, और कई और अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं चंडीगढ़ अराउंड में, वहाँ से। तो सबसे पहले तो IAS, IPS, जुडिशरी ये सब तैयारी करवा देंगे। पहले दिन से बच्चा पैसा कमाने लग जाएगा, यानी स्टाइपेंड, इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। वी गिव मनी टू फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स, जो कोई और नहीं दे रहा। 3rd नंबर पे क्लैट पीजी, ठीक है, क्लैट पीजी का एग्जाम देके आप LLM कर सकते हैं, ठीक है। जो इसके बिना भी डायरेक्ट LLM बहुत सी यूनिवर्सिटीज कराते हैं बिना एंट्रेंस के, हम वो भी करवा देते हैं कि तैयारी पर ध्यान दो, IAS, IPS और जुडिशरी, साथ में फ्री फंड में समझो आपकी LLM भी हो जाती है। और इसके साथ साथ हम करवाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ IT, कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज, क्योंकि अगला ज़माना IT का है, अगला ज़माना AI का है। तो हम ये भी करवा रहे हैं और बच्चा लॉ खत्म करते ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो ये करना चाहिए। और जब तक जज नहीं बनते या IAS, IPS नहीं बन सकते, आपको तैयारी करनी चाहिए। तो साथ के साथ आज की डेट में कई केसेस हमने न्यूज़पेपर में पढ़े हैं कि जो नए लॉयर्स हैं, स्पेशली नए लॉयर्स हैं, वो ड्राफ्टिंग सबसे मेन माना जाता है लॉयर्स के लिए, वो AI का सहारा लेते हैं, कुछ ऐसी ड्राफ्टिंग कर देते हैं जल्दबाजी में जो वैलिड ही नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी ये एक आया था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने, कि उन्होंने ऐसा एक पेपर ड्राफ्ट कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऐसे केस नंबर डाल दिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये बात बिल्कुल सच है। एवरीथिंग हैज बेनिफिट्स आल्सो, प्रो और कॉन सबके। तो AI के आ जाने की वजह से ड्राफ्टिंग आसान हुई है, मगर ये भी बात सच है, चैट GPT फिक्टिशियस केस लॉज क्रिएट कर रहा है, फिक्टिशियस साइटेशंस क्रिएट कर रहा है। कम ऑन यार, अपना दिमाग लगाएं, ठीक है। उनसे फॉर्मेटिंग ले ली, कोई बात नहीं, ग्रामेटिकल एरर्स ठीक करवा ली, कोई बात नहीं, पर ये ना करो प्लीज, ठीक है। रिसर्च करें, ठीक है, मेहनत करें। और मैंने प्रैक्टिकली चेक करके देखा इस न्यूज़ के बाद, 90% केस लॉज फिक्टिशियस दिखा रहा है चैट GPT भी, और सभी इस तरह के ओपन AI के भी मॉडल्स, और चाहे जेमिनाई, तो डोंट रिलाई। तो इस कारण से पढ़ना होगा। कहते हैं ना, इफ़ यू आर नॉलेजफुल, इफ़ यू आर कॉन्टेंटफुल, ठीक है, तभी आप आगे ग्रो करेंगे। और अपने पंजाब में तो कहावत भी है ना, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। इसका क्या मतलब है? खालसा यानी कि जो सच्चा है, खालसा यानी जो खालिस है, सच्चा, स्वच्छ, प्योर, नॉलेजफुल, कॉन्टेंटफुल, वो राज करेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। इस पर थ्योरी एक और लग जाती है, और वो क्या है? वो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन ने कहा था। अगर आप फिट हैं, आप तभी सर्वाइव करेंगे। सही बात है। ये साढ़े बाबिया ने सानू ये गल्लां बहुत पहला कदे गुरु महाराज ने दसियां हुई है, ठीक है जी। तो इसलिए खालिस बनो, खालसा बनो,
सच्चे और स्वच्छ बनो और मेहनत करो। ठीक है, ये चैट जीपीटी से प्लीज जजमेंट से ना उठाओ। हाँ, ड्राफ्टिंग में कुछ फायदा ले सकते हैं आप, इंग्लिश ग्रामर ठीक करा लो, क्या बुरा है, इतना होना चाहिए। तो सर हम डिस्कस कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की एजुकेशन या जजेस के लिए एजुकेशन, तो बहुत सारे लोग हैं अप्लाई करते हैं इंडिया के अंदर, अपनी वर्किंग करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं, कर भी जाते हैं, लेकिन क्या सभी जजेस लग सकते हैं, कभी सारे आईएएस पीसीएस लग सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो बाकी के लिए क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, अब देखो जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत लोग यही सोचते रह जाते हैं कि 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा यूपीएससी का, ठीक है, तो अब जुडिशल सर्विस के लिए, ठीक है, पंजाब के अंदर 7-8 हज़ार बच्चे फॉर्म भर रहे थे पिछली बार, ठीक है। बता रहा हूँ, तैयारी करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, शौक में फॉर्म भर रहे हैं लोग, ठीक है। जो 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, उसमें सही से तैयारी करने वाले 3,000 या 4,000 ही होते हैं बस। सिर्फ इतने होते हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, ठीक है, और इन्होंने क्लियर करना है। पहले तो 3 लाख इसमें से होते हैं जो पढ़ के पेपर देते हैं। उन 3 लाख में जो पढ़ के पेपर देते हैं, सीरियसली पढ़ने वाले तो बहुत ही कम होते हैं, और वो होते हैं 3-4 हज़ार। तो अप्रॉक्सीमेटली 3-4 हज़ार होते हैं डिजर्विंग, ठीक है, उसमें कंपटीशन है। तो 12 लाख में से आप निकाल दो, कितने निकाल दो, 75% निकाल दो। 75% बिना कोई भी किताब खरीदे, बिना कोई भी कोचिंग लिए, बिना कोई तैयारी किए, बस ऐसे फॉर्म भरते हैं, पेपर देने भी नहीं जाते, फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी। तो इसलिए कंपटीशन जो है वो बहुत कम के अंदर रियल कंपटीशन है, ठीक है। और दूसरा, अगर जिसने तैयारी कर ली उसको सक्सेस ज़रूर मिली है, ऐसे नहीं ऐसे। अब मुझे ले लो, मैंने सिविल सर्विसेज के लिए भी, जुडिशल सर्विसेज के लिए भी तैयारियां भी की, पेपर क्लियर भी किया, ठीक है, मगर कुछ कारण थे शायद जो मैं ज्वाइन नहीं किया मैंने, तो मगर उसी नॉलेज की वजह से तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आई एम अ मैन ऑफ सक्सेस, आई कंसिडर माई सेल्फ अ मैन ऑफ सक्सेस, ठीक है। जिसने भी ढंग से सीरियसली तैयारी की है उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बताना चाहूँगा, हरियाणा का जुडिशरी का एग्ज़ाम या हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव साइड का एग्ज़ाम 42 की एज तक दे सकते हैं। 42 की एज, रिजर्व्ड कैटेगरी में 47 की एज तक दे सकते हैं। पंजाब में एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम या जुडिशरी एग्ज़ाम दोनों ही 37 की एज तक दे सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी में 42। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स की ये एज लिमिट्स हैं। तो जिस बच्चे ने यंग एज में तैयारी शुरू कर ली, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर वो लगा रहे तभी पेपर क्लियर ना हो। तो 2-3-4 साल प्रॉपरली अपनी मेहनत करनी चाहिए, और फिर उसके आपका क्लियर ज़रूर होगा। 1 नहीं 2 नहीं 3-4 साल में हो जाएगा। समझ में। और साथ साथ अपने पैरों पे खड़े हो, या एडवोकेट हो तो प्रैक्टिस कर लो, या किसी भी और तरह से सेल्फ सफिशिएंट आप हो जाते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी कर लिया, खास करके तब। तो ये होना चाहिए। मतलब ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस बनो, पीसीएस बनो या जजेस ना बनो, ठीक है, फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, क्योंकि एक डेडिकेशन है, आपके पास नॉलेज है। हाँ, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ। इसमें मैं एक बहुत ज़बरदस्त बात आपको बताना चाहूँगा, आपको सुनकर भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। ठीक है जी। एक बच्चा, उसको उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा, उर्दू का अखबार छपता नहीं है, पंजाबी में अखबार छपता है हमारे गांव में जो आता है, बेटा तेरी ड्यूटी है। उस छोटे से बच्चे को बोलते हैं, तूने रोज़ अखबार पढ़ के मुझे बताना है, क्योंकि मुझे पंजाबी पढ़नी आती नहीं, मुझे उर्दू पढ़नी आती है, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो चुका था। ठीक है, तूने मुझे सब बताना है, खबरें क्या खबर है, उसका क्या मतलब निकला। ठीक है जी। अब छोटा सा बच्चा, शायद 7-8 साल का, उसका मन नहीं करता था पूरा अखबार पढ़ने का, पर उसको रोज़ वो अखबार पढ़ना पड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ? नॉलेज बढ़ गई। उसकी वजह से हुआ क्या, उसे सब पता चल गया देश दुनिया में क्या चल रहा है। और वो अपने दादाजी को बताता था, यानी कि एक बार तो दिमाग में उस चीज़ को स्टोर करेगा, तभी तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, बोलेगा। ठीक है। और हुआ क्या, वो एक सिंपल सी फैमिली का वो लड़का, ठीक है, जो फिर उसके बाद उसे कारोबार शुरू किया, गाड़ियों की सेल परचेज का, जीप्स का सेल परचेज का काम शुरू किया। उससे थोड़े से पैसे आए, क्योंकि सोचने का दायरा बड़ा हो गया ना, इन्वेस्टमेंट की, और एजुकेशन के फील्ड में आया, एक कॉलेज बनाया, फिर वहाँ से थोड़े से और ज़्यादा पैसे आ गए, फिर चक्के अपनी पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, और फिर वो यूनिवर्सिटी एक नहीं कई कैंपस बना दिए, और वो ऐसा हिट हुए
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तक को पीछे छोड़ दिया। ओके। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, और वो इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गई, और फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, और इस टाइम इस पूरे रीजन की सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वो इंसान है। मैं बात कर रहा हूँ सरदार सतनाम सिंह संधू की। ओके, ग्रेट। मैं आज इस पॉडकास्ट में यहाँ बैठे उनको सलूट करना चाहूँगा, उनको नहीं, उनके दादाजी को। मैं तो ये भी शक करता हूँ, क्या पता उनके दादाजी का अखबार में कोई इंटरेस्ट था भी या नहीं, कि नहीं, क्या पता सिर्फ अपने पोते की जिंदगी बनाने के लिए ही उन्होंने ये कहानी गढ़ी हो। ठीक है, और देखो ना, सोच का दायरा बड़ा हुआ। यूपीएससी की तैयारी करने से आपके सोच के दायरे इतने बड़े हो जाते हैं, आपको इकोनॉमी का, सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, खास करके ज्योग्राफी का, गवर्नमेंट की स्कीम्स का, मैं किस स्कीम से क्या बेनिफिट ले सकता हूँ, आपको राजनीति का पता चल जाता है, पॉलिटिक्स का पता चलता है, देश की सरकार कैसे चलती है। तभी तो वो इंसान मिस्टर सतनाम सिंह संधू, वो आज देखो ना देश चला रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर हैं। क्यों? उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लिया, पढ़ लिया। तो इस तरह से पेरेंट्स को ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे साम दाम दंड भेद जैसे जो मर्जी लगाओ, किसी तरह से बच्चे को न्यूज़पेपर के पास ले जाओ, कामयाबी अपने आप आ जाएगी। सही बात है कि न्यूज़पेपर की आदत सबको डालनी चाहिए। सबको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है कामयाबी का, अखबार पढ़ो पढ़ाओ। और अखबार एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी वोकैब को। सबसे मेन है विजन को। ये उन्होंने ही बोला, स्वामी विवेकानंद ने, वो भी यही कहते हैं, कहते इफ योर वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। दोबारा आ जाएगी, ऊपर से क्या लेके आए थे, बट इफ योर हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, टेक इट सीरियसली। इफ योर आईसाइट इज गॉन अ बिग थिंग इज गॉन। क्योंकि सबसे प्यारा ऑर्गन हमारी बॉडी का है आईसाइट, पर इफ योर विजन इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है विजन। और आइडियाज़ कैसे आ रहे हैं, कैसी बातें सारे दिन आपके दिमाग में आ रही हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग करने वाले इंसान को अच्छे आइडियाज़, ज़्यादा बड़ा एम्बिट हो जाता है सोचने का, तो ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आएंगे। ग्रोथ का चांस, ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। हर पेरेंट्स को घर में अखबार लगवाना चाहिए, और एक इंग्लिश का और एक रीजनल लैंग्वेज का, 2 होने चाहिए मिनिमम। और उस अखबार के बारे में ना, खाना खाते हो कुछ बच्चे से बातें करनी चाहिए, बेटा उस न्यूज़ में देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ, ऐसे थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ये करना चाहिए। ग्रेट, बहुत अच्छा आइडिया आपका। तो सर, एक साधारण फैमिली का बच्चा भी क्या आईएएस, पीसीएस या जज बन सकता है आपकी नज़रों में? पहले तो मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ। एक तो होता है साधारण फैमिली, और एक होता है साधारण बच्चा। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। साधारण फैमिली तो सबको ही पता है कि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी, और अमीर से अमीर घर का बच्चा, हर तरह के बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं। अभी चंडीगढ़ की अगर बातें करें तो बहुत ज़्यादा, एक बच्चा था, उसके फादर जो थे, ठीक है, वो गन्ने की जूस की रेडी लगाते थे और सब्जियां बेचते थे। ओके। ठीक है, उसका बेटा आईएएस बना। मेरी स्टूडेंट थी संदीप कौर, ठीक है, उसके फादर भी, ठीक है, पैक के अंदर नौकरी करते थे, और कोई रिच फैमिली थी नहीं, और वो भी आज आईएएस ऑफिसर है। तो ऐसे बहुत कहानियां हैं। अब मैं बात करूंगा अगर बच्चा साधारण है। अब मेरी एक स्टूडेंट थी प्रभा, वो मुझे कहती, सर मेरे लाइफ में कभी 55% से ज़्यादा नंबर कभी आए ही नहीं। आज वो लड़की जज है, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ आई थी, ठीक है, उसमें मेरी फोटो से साथ में थी, कि किस हालातों में कैसे उस बच्चे ने मेहनत की और जज बनी। तो जी हाँ, अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, जितने बच्चे आज तक आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं या जजेस बने, ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, वो 60s 70s 80s वाले हैं। ऐसा नहीं 90s वाले नहीं बनते, बहुत 90s वाले ही बन रहे हैं। कई तो 45% वाले बच्चे, 42% वाले बच्चे भी आईएएस आईपीएस जज बने। जागृति पता नहीं कब पैदा हो जाए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कॉलेज टाइम में पढ़ सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं, बस ऐसी मस्ती के मूड में होते हैं, बाद में जागृति पैदा हो जाते हैं और लग जाते हैं काम पर। तो कभी यह ना सोचना कि मेरे नंबर कम आए हैं जिसकी वजह से मैं नहीं बन सकता, या मेरे घर में रिसोर्सेज नहीं है मैं नहीं बन सकता। ठीक है, हम ऐसे ऐसे बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनसे हम कोई फीस नहीं लेते, रादर उनको रहने के लिए कमरा
और खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं, नोट्स वगैरह एवरीथिंग, इवन कपड़े भी खरीद के दे रहे हैं। अगर आपने एक बार फैसला ले लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है, माइंड माय वर्ड्स, वो ईश्वर अपनी पूरी कायनात की ताकत लगा देगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जैसे मर्जी आपको सक्सेस जरूर दिला देगा। पर आपकी रुचि, आपका जज्बा वो प्योर सच्चा होना चाहिए। उसके अंदर रब में बड़ी ताकत है, वो आपको कामयाबी ज़रूर दिलाएगा। बस आप कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अभी आपने बात की कि आप फ्री में एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो डेडिकेटेड बच्चे हैं, तो मुझे पता है कि आप एक एनजीओ में भी शमूलियत कर रहे हैं, एक एनजीओ चला रहे हैं, तो वो क्या है? हमारी एक एनजीओ है जिसका नाम करियर इंडिया है। करियर इंडिया, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उनको हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सभी कॉलेजेस के अंदर कैंपस सर्वे फॉर्म होता है, एक क्यूआर कोड दे दिया जाता है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एक फॉर्म भर लेते हैं। आप हमसे जुड़ गए, ठीक है, आप बता देते हैं आपकी रुचि किस में है, या फिर आपने डिसाइड कर लिया आपका एम क्या है, या फिर आप हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट चाहते हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे ऐसे जो डिज़र्विंग है पर पे नहीं कर सकते, हम अपने एनजीओ के माध्यम से उनके रास्ते को आसान करते हैं। देखो जी, टीचर का यही रोल होता है। टीचर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, आपकी पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बना सकता है। वो मैं कर देता हूँ, वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ माई फोर्टे। मैं पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बना, इसी के लिए जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एनजीओ के माध्यम से डिज़र्विंग बच्चे जो कि पे नहीं कर सकते, हम उनको पकड़ते हैं और उनकी करियर काउंसलिंग करके उनको पढ़ाते हैं, बस। तो इस तरीके से आप अपनी एनजीओ एक करियर प्रोवाइडर की तरह चलाते हैं। करियर काउंसलिंग करते हैं, उसमें फ्री लेक्चर्स लेते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में फ्री पढ़ाते हैं। तो इस कारण से हमारा जो मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए सिर्फ अपना नहीं सोचना, हमने सबका सोचना, ये हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉलेज लाइफ बार बार नहीं आती सर, तो एंजॉय भी ज़रूरी है लेकिन एजुकेशन भी ज़रूरी है, तो इसमें बैलेंस कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट? तो ये बात तो बिल्कुल सच है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, यही चीज़ सबके दिमाग में आएगी जैसे ये वर्ड सुनोगे, कॉलेज लाइफ। पर ये भी सच है कि करियर के लिए जो समय है वो भी दोबारा नहीं आना, ठीक है। जो टाइम एक बार निकल गया सो निकल गया, एंड टाइम इज़ मनी। ठीक है जी, तो आपको बैलेंस बनाना होगा और बहुत ज़रूरी है, और इजीली हो जाता है, इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है, टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई भी ज़रूरी है, साथ साथ फ्यूचर करियर के लिए जो एग्ज़ाम्स देने उसकी तैयारी भी ज़रूरी है, और वीकेंड को रखो आप इंजॉय करने। मैं खुद अपनी लाइफ की बात बताऊं तो मैं क्या कहता हूं, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ये मेरी लाइफ में ऐसे जी रहा हूँ। ठीक है, तो वीकेंड्स, या तो देखो पूरा हफ्ता आप अपना कॉलेज और इन्जॉयमेंट पर ध्यान दो, पर वीकेंड पर पढ़ाई कर लो, सैटरडे संडे, या उल्टा कर लो कि 5 days a week आप कोचिंग प्लस कॉलेज, और वीकेंड पर ना फिर पढ़ाई के चक्कर में ना पढ़ो, वीकेंड एंजॉय करो, नहीं तो दिमाग भी चलता रहेगा यार मेरी लाइफ में फन नहीं है। तो दोनों में से एक मॉडल, ठीक है। पहला मॉडल क्या है कि आप कॉलेज में प्रॉपरली पढ़ो 5 days मंडे टू फ्राइडे, और साथ साथ कोचिंग करो शाम को, और सैटरडे संडे करो एंजॉय, या फिर उल्टा कर दो। ठीक है, सैटरडे संडे जो है आप वीकेंड बैच ज्वाइन करो, और कॉलेज टाइम में आप एंजॉय करो अपने कॉलेज की पढ़ाई और एंजॉयमेंट। तो दोनों में से एक मॉडल पकड़ लेना चाहिए। मेरे पास ऐसे ही बच्चे आते हैं, वो हर रोज़ 7 to 9 हम एक बैच पढ़ा रहे हैं जो कि 7 AM to 9 AM है, और वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, हिंदी मीडियम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ में कहीं पर भी प्रॉपर हिंदी मीडियम की इससे पहले कोचिंग कभी थी ही नहीं, अब हमने स्टार्ट किया। सुबह 7 AM to 9 AM, वो 8:45 छोड़ देते हैं हम 8:45, तो उसमें इतने कॉलेज के बच्चे हैं, वो 7 बजे आते हैं, 8:45 तक क्लास लगाते हैं और फिर कॉलेज चले जाते हैं। और सिर्फ 3 साल BA1 BA2 BA3 ऐसा कर लो, आप IAS बन गए। कितना आसान है, कितना आसान। और पूरा दिन फिर एंजॉय करो। एक बार बस सुबह थोड़ा सा टाइम पे उठना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा, तो ऐसा होना चाहिए। रात को थोड़ा टाइम पे सो जाओ ताकि सुबह 6 बजे उठ गए, 7 बजे क्लास लगा ली, 7 से 8:45
ठीक है, 1.5-2 घंटा क्लास लगाई और पूरे दिन कॉलेज और फिर इंजॉय। ठीक है, 1-2 घंटा सेल्फ स्टडी का रख लो, सिर्फ इतना कर लो, बात बन जाएगी। ग्रेट, आपका आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सर हमने तो ये सुना है अक्सर, चाहे मूवीज़ में देखा है कि आईएएस बनने के लिए तो 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। उससे तो माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जो 18 घंटे जाग रहा है, पढ़ रहा है, एक तो वो सोशल सर्कल अपना खो देगा, दूसरा उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। तो इसमें क्या करें? देखिए, एक सचिन अतुलकर है, ठीक है, आईपीएस क्लियर हुआ, तो उसने बताया मैंने कभी ऐसे 18 घंटे 16 घंटे की पढ़ाई नहीं की, पर ये ज़रूर किया कि जब ग्रेजुएशन चल रही थी तब ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाई की। ठीक है, तो रोज़ बस 3-4 घंटे पढ़ते थे, बस बहुत है। मैं भी यही कहूँगा, क्वालिटी के आर्ट्स हो, रोज़ बस 3-4 घंटे की पढ़ाई हो, पर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन हो, इससे कंसिस्टेंसी ऐड हो गई, कंसिस्टेंटली पढ़ो। ठीक है, बस 3-4 घंटे पढ़ो, जब ग्रेजुएशन कर रहे हो उस टाइम पर पढ़ो। अब हमने +2 के बाद फाउंडेशन कोर्स निकाल रखा है कि बच्चा ग्रेजुएशन में ले एडमिशन और साथ साथ तैयारी करे। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, बस वो बच्चा परजवरेंस के साथ चले कि हार नहीं माननी, बीच में छोड़ना नहीं है। उसकी सिलेक्शन होनी है, ज़रूर होनी है। ठीक है जी, तो 3-4 घंटे रोज़ पढ़ो, इतना काफ़ी होता है। तो इसी के साथ में हैंड राइटिंग का कितना रोल होता है एजुकेशन में, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग ही बहुत ख़राब होती है। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरे पास हज़ारों बच्चों ने ये क्वेश्चन सामने रखा, सर मेरी राइटिंग इतनी गंदी है, मुझे कौन नंबर देगा? तो पहले बताना चाहूँगा कि केवल लेजिबल होना चाहिए। लेजिबल यानी पढ़ा जा सकता है या नहीं। अरे हमारे तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं भी है तब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो फ़ायदा होता है, थोड़ा सा फ़ायदा है कि एक अच्छा लगता है ना, जैसी पेपर चेक करते हैं अच्छा इंप्रेशन आता है, वाह कितना खूबसूरत लिखा है, बस वो एक पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा फ़ायदा है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। ये ना सोचे कि राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्लियर नहीं होगा। तो अगर जिसकी बचपन से राइटिंग ख़राब है, 10th +2 में आ गया, उसने आगे आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी, क्या वो ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे अपनी राइटिंग सुधार सके? ये भी बहुत मेरे दिल को छू जाने वाला क्वेश्चन पूछा है आपने। मेरी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, मेरी भी अच्छी नहीं है, इसलिए पूछा मैंने अपनी हैंड राइटिंग को 10th क्लास के बाद चेंज करना शुरू किया और +2 के बाद मैं चेंज कर चुका था। हाँ, टेक्निक्स हैं, कुछ कैलीग्राफी स्किल्स हैं, मेरे 7 गोल्डन रूल्स हैं जिनके द्वारा मैं क्या करता हूँ, हैंड राइटिंग को अच्छा बना देता हूँ। और हैंड राइटिंग मैंने ऐसे लोग हैं जो 40 की एज के बाद जिन्होंने अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव किया। हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर इंसान चांद पे जा सकता है तो अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं कर सकता? तो हो सकता है, सब हो सकता है। तो सर अक्सर ये देखा जाता है कि कोई स्टूडेंट है, उसको ये कॉन्फिडेंट है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को सब आता है, मैं लिख सकता हूँ, रिटर्न क्लियर कर दूंगा, लेकिन उसके माइंड में एक डर होता है कि मैं फंस जाऊंगा तो स्पोकन इंग्लिश में या इंटरव्यू में। तो आप क्या एडवाइस करेंगे? ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में एक दबे हुए, ज़्यादातर बड़ी मेजॉरिटी के हैं। मेरे से भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो समझिए इस चीज़ को कि हाँ, अच्छी ओरेटरशिप का, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल है। तो जब हम तैयारी करवाते हैं ना, हम तब प्रेजेंटेशंस कराते हैं। 1 हफ्ते में 1 बार बच्चा सबके सामने खड़ा होकर एक डिबेट में पार्टिसिपेट करता है या प्रेजेंटेशन देता है, और रेगुलर बेस पर एक काम होता है। और एक अपनी रिकॉर्डिंग रोज़ वो बच्चा करता है, हमें भेजता है, कोई टॉपिक पढ़ो, उसके बारे में थोड़ी देर इंग्लिश में बोलो। स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने चाहिए, पर थोड़े से कम भी हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकता है। पर नो डाउट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू आउट लाइफ काम करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर द डिबेटर के नाम से ग्रुप चला रहा हूँ। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं हर संडे को हमारे यहाँ आते हैं, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है ये। बल्कि कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स मेरे नोन में थे, क्लास 4 के बच्चे भी आ रहे हैं। क्लास 4 के, क्लास 5 के, हर संडे उनका डिबेट कराता हूँ, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करता हूँ। इसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ध्यान से समझिएगा कि सुनती है दुनिया, सुनाने वाला चाहिए।
सुनती है, दुनिया सुनाने वाला चाहिए। और अगर आपको सुनाना आता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में दम है, आप 100% एक्सेल करोगे। सबसे अच्छा एग्जांपल नरेंद्र मोदी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, ठीक है। उनकी तो ग्रेजुएशन की डिग्री पर भी एक सवालिया निशान लग गया था, ठीक है, नो डाउट कोर्ट ने क्लियर कर दिया ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मगर उनके जो शार्प कॉन्ट्रास्ट में ऑपोजिशन वो है राहुल गांधी, जो विदेश से पढ़े हैं, उनकी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी है। आप भी जानते हो राजनीति में किसका कद कितना ऊंचा है। सही बात है, ठीक है। दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडर कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। सिर्फ मैं जो मानता हूँ, ठीक है, उनकी एक चीज़, उनकी पर्सनैलिटी, और जिसे सबसे मेन आते हैं उनकी ओरेटरी, उनका दृष्टिकोण, उनका विजन, ठीक है, उसकी वजह से लोग वो भी हैं जो पूजा करते हैं नरेंद्र मोदी की। पूजा, उन्होंने जहाँ पे अपने घर में छोटा सा मंदिर बना रखा है, वहाँ पे एक छोटी सी फोटो रख रखी है नरेंद्र मोदी जी की, ठीक है। तो ऐसे प्रधानमंत्री तो बहुत ही कम हुए हैं। तो सिर्फ पर्सनैलिटी, तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करते हैं और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। 4th क्लास से लेके +2 क्लास तक कोई भी बच्चा हो, ठीक है, सिर्फ संडे वाले दिन आना, इसे कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, हम इसके लिए कोई फीस नहीं लेते हैं। तो चंडीगढ़ के खास करके किसी भी पेरेंट को अगर अपने बच्चे को आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कराना है, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करवाने अपने बच्चे के, तो ज़रूर हमसे मिले। सेक्टर 24 में हमारा इंस्टीट्यूट है कृष्णा के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप प्रेसिडेंट है कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन के, लोग आपको सक्सेस गुरु भी कहते हैं। तो इस सक्सेस के पीछे क्या कारण है, क्या रीजंस है कि आपने इतनी सक्सेस हासिल की? बड़ा दिल को छू जाने वाला आपने क्वेश्चन पूछा, और आपको इसके साथ ना जवाब तो मैं दूंगा। एक छोटी सी कहानी भी बताता हूँ प्लीज़ सर। सेम यही क्वेश्चन एक बार एक टीवी जर्नलिस्ट ने पूछा था। एक नई लड़की भर्ती हुई थी एक न्यूज़ चैनल में, और एक लाइव शो में उसने यही क्वेश्चन पूछ लिया। दुनिया के सबसे अमीर इंसान, उस समय के अमीर इंसान, वो थे बिल गेट्स, ओके, वेल्थिएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो उसने पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। आगे से बिल गेट्स ने क्या किया, अपने जेब से एक चेक बुक निकाली, उस पर साइन किया और ब्लैंक चेक उस लड़की को थमा के कहता प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, मेरा सीक्रेट मुझसे मत पूछो, ठीक है, चाहे तो ये रख लो, जो दिल करे अमाउंट वो इसमें भर लेना। वो लड़की घबरा गई और वो लड़की कहती है हाउ कैन आई एक्सेप्ट सच अ थिंग ऑन दिस टीवी शो, दैट टू इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। वो कहता ओके। उसने चेक उसके हाथ से वापस ले लिया और चेक को फाड़ दिया। कहता आपको जवाब मिल गया, अभी अभी आपको मौका मिला था इस दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर वेल्थिएस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड बनने का। आपने जाने दिया, मैं जाने नहीं देता। अपनी कहानी भी वही है। तो जब कोई अच्छी चीज, अच्छा मौका मिलता है, मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूं। अगर कोई मुझे कॉल आता है एडवर्टीजमेंट के लिए भी, ज्यादातर लोग होते हैं गालियां निकाल के फोन रख देते हैं। मैं एक बार सुनता हूं, उसको पॉजिटिवली लेता हूं, ठीक है। अगर मेरे लिए वो ठीक नहीं है, मैं प्यार से बता देता हूं, ठीक है। और एक बार ज़रूर पॉजिटिवली सुनता हूं। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। जो मौका आया है लाइफ में, एक बार ध्यान से सुनो, देखो, तो ज़रूर जो अपॉर्चुनिटी है उसको पहले देखो, जी हाँ, ग्रैब करने की कोशिश करो। बिल्कुल। 1% पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज रूलिंग ओवर 99% ऑफ द पॉपुलेशन, और सारे के सारे बंदे उसी रब के बंदे हैं। रब के घर में कोई पार्शलिटी नहीं है। रब तो सबको बराबर प्यार करता है, मगर फिर भी कुछ लोग इतने अमीर और 99% लोग अमीर नहीं है। क्यों? मौका मिला सबको था, किसी ने तो उसको पकड़ लिया, बाकियों ने जाने दिया। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, हाथ आए मौके को मत जाने दो, ना जाने किस मोड़ पे तुमको नारायण मिल जाएंगे। सही बात है। तो इसलिए हर किसी में नारायण को देखो। अगर कोई इंसान बुरा भी है ना, तो बुरे इंसान से नफरत ना करो, उसकी बुराई से नफरत करो, यानी उसको भी पॉजिटिवली देखो। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस बात को बोला, कहते इंडिया इज लैंड ऑफ दरिद्र नारायण। जो दरिद्र है, चाहे कोई भिखारी भी, उसमें भी नारायण है। तो हर चीज़ का पॉजिटिव पकड़ो ना आप।
बस ये मेरी लाइफ का, मेरी सक्सेस का राज है। सक्सेस का राज है। सर अक्सर जो सामने आ रहा है आज की डेट में, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 5th क्लास का स्टूडेंट हो, 6th का हो, छोटे स्टूडेंट्स से बात शुरू हो जाती है। मोबाइल सबको चाहिए, स्मार्ट मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, ठीक है। और कॉलेज वालों को तो आप जानते हैं, उनको तो सबसे महंगे फ़ोन चाहिए। तो इस जो मोबाइल की एडिक्ट है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर कैसे स्टूडेंट को बचना चाहिए? देखो जी, मैं ये मानता और बड़ा स्ट्रांगली मानता हूँ कि अब सक्सेस पाना बहुत आसान हो गया है 2 कारणों की वजह से। पूरी दुनिया मोबाइल एडिक्शन में फंसी हुई है। ये सब माइंड गेम है। माइंड गेम है। सारा आपका जो कंपटीशन, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो तो मोबाइल में आ गए हैं। बस आप अपने आप को बचा लो उनसे, आप जीत गए। कितना आसान है, सिर्फ माइंड गेम है, ठीक है। अपना नो बोलने की एक ताकत पैदा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, मैं एब्सोल्यूट नो बोलने को नहीं कह रहा हूँ। अंदर की बात, मेरा भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, पर पॉजिटिव वाला। मेरा सारा ज्ञान मैं खुद अपने आप को एआई में अपस्किल कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई सी चीज़ है, मैं रोज़ हाथ पैर मार रहा हूँ, ठीक है। हर रोज़ 1-1.5 घंटा उस पर लगा रहा हूँ। आई हैव टू बी मीन्स आई हैव टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ एआई। और जो कुछ नया आ रहा है मैं सीख रहा हूँ। कम से कम नहीं तो 100 ऐसे एआई टूल्स इस पर काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हर बच्चे को होना चाहिए। जो उनके लिए अच्छा है उसको मोबाइल से लो ना। ये सच में वो चीज़ है, अगर आपके हाथ में मोबाइल है ना, तो होगी दुनिया मुट्ठी में। होगी दुनिया में, पर पॉजिटिवली लेना, नेगेटिव नहीं। ये बुरी चीज़ें नहीं। मोबाइल में अच्छी चीज़ें बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, ठीक है। पॉजिटिव पकड़ लो, फिजूल की चीज़ें मोबाइल की मत पकड़ो, और यही आपकी ताकत बन जाएगा, यही मोबाइल आपकी ताकत बन जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ देख रहा था, मैं तो यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था, उसमें जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टॉप किया था, उनके इंटरव्यूज़ चल रहे थे उनके इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। तो उनसे पूछा गया कि आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है, आईफोन है, क्या है? तो उन्होंने कीपैड वाले फ़ोन निकाले। हाँ। तो एक बच्चे को मैंने देखा, मैंने कहा इसके पास कीपैड वाला था, शायद इसलिए टॉप करे, लेकिन वो सभी के सभी ना कीपैड वाला फ़ोन लेके बैठे थे। तो क्या ये एक इस तरीके से करना चाहिए स्टूडेंट्स को? यही तो मैं कह रहा हूँ, जितने इस बार आईएएस बने हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिन्होंने क्या किया, बाकी लोग तो पड़े रहे मोबाइलों के चक्कर में, इन्होंने कीपैड वाला फ़ोन रखा, ठीक है, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। सभी तो डिस्ट्रैक्शन, आपका इतना ज़्यादा कंपटीशन ख़त्म कर दिया मोबाइल ने। बस आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा लो और जीत गए। और मोबाइल अगर यूज़ करना, घर में मोबाइल सबके पास होते हैं, तो जब ज्ञान की बात मोबाइल से लेनी है, सिस्टर का मोबाइल ले लिया, ठीक है। अब मेरी एक स्टूडेंट है, इसी बार उसने यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया अभी, उसका नाम आकृति है, ठीक है। भाजपा के बड़े ही सम्मानित और आदरणीय और हरमन प्यारे नेता है अरुण सूद जी, ठीक है। उन्होंने रेफ़र किया था कि सचिन जी आपने इस बच्चे को आईएएस बनाना है। तो मैंने भी अच्छी मेहनत की उस बच्चे के ऊपर, ठीक है। अभी उसने क्लियर किया, उसने भी यही किया था। वो कीपैड वाला फ़ोन रखती थी, और उसकी जो बहन थी, उसका नाम शायद आभा था, ठीक है। वो आभा के फ़ोन से ज्ञान वाली बात अगर चाहिए है तो लेके स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजती थी, सर मुझे ये वाला पॉइंट पूछना है, ये डाउट है या कुछ भी ऐसा, ठीक है जी। तो इस तरह से हो सकता है। यानी कि सक्सेस तभी मिलती है अगर आपको डेडिकेशन के साथ सक्सेस को पाना आता है। बिल्कुल जी। तो आपके पास तो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, लेकिन जो लोकल है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के स्टूडेंट, उनमें क्या खास देखते हैं आप? है, इसमें खास है, और उससे भी बड़ी बात है कि खास क्यों है वही बताना चाहूँगा। अब समझिए, ज्योग्राफी का प्रभाव हमारी हिस्ट्री पर पड़ता है, और इन दोनों का प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पहले बताऊंगा। अगर आप भारत के नक्शे को देखो, ठीक है, इस तरफ हिमालय, इस तरफ पानी है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो जितने भी आक्रमणता आए वो कहाँ से आए? पंजाब के रास्ते भारत में घुसे, ठीक है। जैसे अहमद शाह अब्दाली ऑलमोस्ट हर साल लूटने आता था। उससे पहले गजनी 17 बार भारत को लूट ले गया, घोरी बार बार आता लूट के ले जाता। तो यहाँ के लोगों की सोच, उनकी कल्चर चेंज हो गई, और यहाँ के लोगों की सोच और कल्चर क्या हो गई? खादा पिता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। सही बात है, जो यूज़ कर लिया वो अपना है, यस, बाकी तो चला ही जाना है। सारा पंजाब की बोलता है, वो कहता है
खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किस दा दुखायो ना। सही गल है। तो ये वाली जो सोच है ना, ये अपने इसी रीजन में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे हिमाचल है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश, और चाहे ये चंडीगढ़ है तो ये पहला ओल्ड पंजाब, ठीक है। तो यहाँ के लोगों की ये सोच है कि खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, इंजॉय करो, पर दिल किसी का दुखाना नहीं, ठीक है जी। और ये वाली जो पॉजिटिविटी है ना, ये इसको स्ट्रेस से दूर रखती है। पढ़ाई में कभी इनको स्ट्रेस नहीं होता। जबकि यही आप देखो यूपी का बच्चा है, या देख लो कि मध्य प्रदेश का है, तो मैंने देखा स्ट्रेस लेवल उनका ज़्यादा होता है। और दीज पीपल आर ब्लेस्ड, स्ट्रेस लेवल कम है, ये इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं। आप देखो ग्राफ उठा के देखो, इनका सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो दे आर गुड पीपल। बहुत अच्छी बात है कि ये कल्चर इनको पैदाइशी मिल रखा है। तो लगे कुछ करने, सही कीजिए आएंगे। जो स्टूडेंट है उनको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए? देखो जी, दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बच्चे के दिमाग में आते हैं। इज कोचिंग मैंडेटरी, या दूसरा ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है? ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। तो इसका बड़ा सीधा सा आंसर क्या है? आप सेल्फ स्टडी के साथ भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, मगर उसमें होगा क्या, समय ज़्यादा लगेगा। जो काम शायद आपका 1 या 1.5 साल में पूरा सिलेबस हो सकता था, आपको लगेगा 3, 4, 5 साल। दूसरा, ठोकर खा खा के सीखोगे। और जबकि कोचिंग के अंदर जिसने पहली बड़ी ठोकरें खा ली हैं, जिसने उसके इतने स्टूडेंट जो ठोकरें खाई, उसके जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता देगा। तो मैं ये मानता हूँ कि खुद ठोकर खा के सीखने से बेटर है दूसरे जो पहली ठोकर खा चुके उनके सबक से आप सीखो, लेसन लेना चाहिए। हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है ना एक्सपेरिमेंट्स का। मैं ऐसे कई बच्चे, जैसे मेरी स्टूडेंट पूजा थी, तो वो रैंक 1 आता था उसका पंजाब यूनिवर्सिटी में। कहती सर मुझे नहीं लगता मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, हर बार रैंक 1 आता है। और वो लड़की सिर्फ सेल्फ स्टडी के चक्कर में पड़ी रही। और हुआ क्या, 2 साल के बाद परिवार ने कहा बस और मौके तुझे नहीं देंगे, तेरी शादी कर देते हैं। आगे से लड़के वाले कहते हैं हाँ हम शादी में पढ़ा देंगे, मगर फैमिली वे स्टार्ट हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। और इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की वो, ठीक है, करियर नहीं बन पाया। तो इस कारण से अगर तो आप बहुत हाई लेवल मोटिवेशन में हैं तो आप करो ऑनलाइन कोचिंग, तो आप करो ओनली सेल्फ स्टडी, ठीक है। क्योंकि जब एक बच्चा कोचिंग में आ जाता है ऑफलाइन हमारे पास, तो पहले तो कोचिंग की वजह से एक अच्छा मेंटोर आपको मिल गया जो एक्सपीरियंस्ड है और क्या करना है क्या नहीं करना टिप्स ट्रिक्स दे देता है, आपके रास्ते को आसान कर देता है और जल्दी सक्सेस मिलती है। और दूसरा, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन में भी ऐसे ही है। ऑफलाइन में हम एक बच्चे की आंखें पढ़ते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हैं, इसको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, इसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सही बात है। तो जो मेरी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है एक, उससे मैं एक जोश पैदा कर देता हूँ, पढ़ाई को लेकर जिहादी बना देता हूँ एक बच्चे को। जैसे जिहाद होता है ना, वैसे पढ़ाई का जिहाद कुछ करके दिखाना है। तो अगर तो यही पढ़ाई का जिहाद आपके अंदर पहले से आपकी पर्सनैलिटी में है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग से बहुत अच्छे से पेपर क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मेरे पास आ जाओ। सही बात। मैं आपको ऑफलाइन कोचिंग में दे दूंगा, आपको अंदर से भर दूंगा आपके अंदर ऑफलाइन जिहाद किसे कहते हैं ना, ठीक है, पढ़ाई वाला जिहाद, और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सही बात है, फिर तो सक्सेस जरूर मिलेगी। यूट्यूब पे मैंने आपके काफ़ी लेक्चर्स देखे हैं मोटिवेशंस को लेके। तो मोटिवेशंस कभी स्टूडेंट में कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो मोटिवेशन का क्या रोल है सक्सेस में? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं बताना चाहूँगा हर इंसान में कभी कभी मोटिवेशन का उफान आता है और फिर कम हो जाती है, ठीक है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं हम, इस साल पढ़ेंगे, इस साल हेल्थ पर ध्यान देंगे, ये करेंगे, फिर डाउन आ जाती है। तो मोटिवेशन गुब्बारा है, ठीक है। उस या तो जब मोटिवेटेड हो तो एक्शन ले लो, एक्शन जरूरी है, एक्शन ले लो। और दूसरा, मोटिवेशन से ज़्यादा बल्कि 20 गुना ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। 2 वर्ड्स, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो मोटिवेशन से 20 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान दें, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। हाँ। तो सर, चंडीगढ़ में लास्ट टाइम जो मिस्टर चंडीगढ़ हुआ था, आप उसमें बतौर जज गए थे, तो आपका एक्सपीरियंस वो कैसा रहा था? वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, ठीक है। तो मेरे दोस्त हैं धर्म तोमर जी, तो उन्होंने मुझे बुलाना स्टार्ट किया। तो
8 सीज़न हो चुके हैं। तो उसमें उसमें होता क्या है कि पहले मिस्टर एंड मिस सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और फिर उसके बाद होता ये है कि नेशनल लेवल पर मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया, ये सब अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो उसमें एज अ जज पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए मुझे कई बार बुलाया गया। और फिर उसके बाद अब 9वां सीज़न, 9th सीज़न होने जा रहा है। ठीक है, चंडीगढ़ में मिस्टर चंडीगढ़, मिस चंडीगढ़ और मिसेस चंडीगढ़ और प्रिंसेस ऑफ चंडीगढ़, इस तरह कुछ अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो ये है तो सारी पर्सनैलिटी की गेम। इनर ब्यूटी को जज किया जाता है। इनर ब्यूटी में EQ आ जाता है, इमोशनल क्वोशंट। IQ नहीं, इमोशनल क्वोशंट। आपके एथिक्स आ जाते हैं। नो डाउट इसमें फिजिकल ब्यूटी का भी रोल होता है, रैंप वॉक होता है, सब कुछ होता है। मैंने बड़ा इन्जॉय किया क्योंकि पढ़ाई से हटके हम सारा, मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है, अपने नोट्स तैयार करता हूँ जो मेरे पूरे दिन के लेक्चर्स होते हैं, और रात के लगभग 10 बजे तक मेरी ये हार्ड वर्क होता है। तो ये ना एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट था, ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिन लोगों का अवार्ड्स मिले उनको फिर इन लोगों ने वेब सीरीज़ दिलवाई, मूवीज़ में काम दिलवाया। तो लाइफ में ट्विस्ट भी थोड़ा होना चाहिए। तो इसका इस तरह से मैं थोड़ा सा ग्लैमर की दुनिया से जुड़ा, ठीक है। ग्लैमी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अब ये काम करती है चंडीगढ़ में। अभी ग्लैमी ने करवाना है अपना मिस्टर एंड मिस चंडीगढ़ और फिर इंडिया के कॉम्पिटिशन्स, ठीक है जी। तो सर लॉ के स्टूडेंट्स में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि 3 ईयर्स लॉ में जाएं या 5 ईयर लॉ में। हाँ, अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए जी, 3 ईयर लॉ और 5 ईयर लॉ में अगर हम कंपेयर करें तो 3 ईयर लॉ ना पहले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हो ही नहीं सकती थी, पर अब कुछ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जैसे NLU उड़ीसा है, ठीक है, NLSIU बेंगलोर है, ये 3 ईयर लॉ भी करवाती है, ठीक है। तो 3 ईयर लॉ के अपने फ़ायदे हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो हाँ 5 ईयर लॉ बेटर है। +2 के तुरंत बाद आपका 1 साल बचता है, और ये प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है ज़्यादा, क्योंकि आपकी ना नेचर पहले ही बन चुकी होती है, पर्सनालिटी पहले ही बन चुकी होती है। 3 साल की ग्रेजुएशन जिसमें BA या BCom कुछ ऐसा कुछ किया होता है आपने। तो 3 ईयर लॉ वाले बच्चे देखा गया है ज़्यादातर उतने अच्छे रिजल्ट्स जुडिशरी में नहीं निकाल रहे हैं जितने कि 5 ईयर लॉ वाले निकाल रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए, मैं 5 ईयर लॉ को बेटर मानता हूँ, पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 3 ईयर लॉ इज़ आल्सो इक्वली गुड, और बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं 3 ईयर लॉ इज़ बेटर, क्योंकि तब बच्चा थोड़ा ज़्यादा मेच्योर हो चुका होता है। तो उनके अपने फ़ायदे हैं। अगर स्लाइट डिफरेंस देखा जाए और खासकर ड्यूरेशन को देखा जाए तो 5 ईयर लॉ इज़ बेटर। तो सर आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमारी ऑडियंस भी बहुत एंजॉय कर रही है, बहुत सारी नॉलेज गेन कर रही है हमारे साथ साथ। तो आप स्टूडेंट्स को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो वशिष्ठ जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस पॉडकास्ट में, ठीक है, मुझे बुलाया यहाँ, मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके यहाँ। तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि ऑलवेज परसीव that you will be successful. What you perceive is what you achieve. अपने ऊपर विश्वास रखो। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान पर विश्वास कर सकते हो जिसको खुद पे विश्वास नहीं है? तो ठीक उसी तरह से अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो कोई और आप पर क्या विश्वास करेगा? और जो आपने एक बार ठान लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो वो क्या बन जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, निश्चय कर अपनी जीत करो, यानी विक्ट्री विद डिटर्मिनेशन। तो इसलिए खुद पर विश्वास रखो, भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात पर विश्वास रखो, कर्म कर फल की इच्छा मत रख। पॉजिटिव होते हुए कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से पढ़ो, सक्सेस तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले डिजर्विंग बनो, दैट यू डिजर्व सक्सेस। अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा सक्सेस आपको मिल चुकी होगी, ऐसा करना है। तो सर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हमने गेन की है आपके साथ इस पॉडकास्ट में। ओबियस है हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा, तभी उन्होंने यहाँ तक पॉडकास्ट को देखा है। तो नेक्स्ट टाइम हमारे कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे जो भी कमेंट्स में हमारी ऑडियंस देंगे हमें, तो हम आपको दोबारा इनवाइट करने वाले हैं। तब तक ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू।